हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपना चल रहा है फ्रांस देश से संबंधित कुछ वीडियो या कुछ चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं। अब ये एक मोस्ट आईएमपी चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईएमपी हो जाता है और आपको समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी। तो क्या है अगला चैप्टर अपना, फ्रांस की जलवायु, यानी कि जो फ्रांस हमारा देश जो हम पढ़ रहे हैं उसकी किस प्रकार की जलवायु है, कहाँ पर किस प्रकार उष्ण है, शीत है, शीतोष्ण है, तो किस डिग्री के अंतर्गत पाया जाता है। उस हिसाब से आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा कि फ्रांस की जलवायु किस प्रकार की है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रांस में किस किस एरिया में, यानी कि जैसे कि एरिया में मैप बताऊँ आपको, देखो सबसे पहले भौतिक विभाग पढ़े अपन ने, भौतिक जो स्वरूप है उसका, किसका, फ्रांस का, वो पढ़ा अपन ने। फिर उसके बाद भौतिक विभाग पढ़े, फिर उसके बाद अब हम देख रहे हैं फ्रांस की जलवायु। तो जो ये मैप मैंने बनाया है किसका है, फ्रांस का। अब आपको इसमें जो जो सागर है, महासागर है, तीन और सागरों से घिरा है। मैंने बताया था आपको, एक यहाँ बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और यहाँ अलग मैंने आपको बताए थे। तो इसी तरह आपको इसका भी अध्ययन, देखो सागरों से ज़्यादा घिरा हुआ है तो वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। किससे घिरा हुआ, तीन और सागरों से घिरा हुआ है, एक ही और स्थल से घिरा हुआ है, इस साइड स्विट्जरलैंड वगैरह से, इधर साइड से उससे घिरा हुआ है। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं फ्रांस की जलवायु। तो देखें इसकी मुख्य मुख्य बातें लिखी किसकी, फ्रांस की जलवायु की मैंने, तो उसको नोट करें आप। फ्रांस की मुख्य शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। फ्रांस मुख्यतः किस में पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंध में। और इसके शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जलवायु दशाओं में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंतर, यानी कि शीतकाल में अलग होता है और ग्रीष्म काल में इसकी क्लाइमेट पूरा चेंज हो जाता है। सम जलवायु नहीं पाई जाती है। सम जलवायु आप समझते हैं, सम जलवायु वो जिसमें शीतकाल और ग्रीष्म काल में, यानी कि ठंड और गर्मी में तापमान में ज्यादा परिवर्तन न हो, उसे बोलते हैं सम जलवायु। लेकिन जो फ्रांस है उसकी भौगोलिक अवस्थिति या अक्षांशीय देशांतर विस्तार पर आप गौर करोगे तो आपको पता चलेगा यह मुख्यतः तो शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन जो जलवायु दशाएं होती है उनमें बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। आगे देखते हैं, फ्रांस के दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, मैंने भी बताया आपको। फ्रांस के दक्षिणी भाग में यहाँ से किसकी सीमा लगती है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर की। तो जब भूमध्य सागर की सीमा लगती है तो वहां पर भूमध्य सागर में जो जलवायु उत्पन्न होगी वही जलवायु उसके तटीय इलाकों में, या हम कह सकते हैं फ्रांस के कौन से भाग, दक्षिणी भाग में असर डालेंगे। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, फ्रांस के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तो ये आप याद रखें, याद हो जाए, क्योंकि मैंने आपको पहले इसलिए मैप समझा दिया था कौन सा सागर कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें जिसने नहीं देखी है। आगे देखते हैं, फ्रांस के पश्चिम में समुद्रीय जलवायु पाई जाती है। ये कौन सा होता है, पूर्व। ये क्या होता है, पश्चिम। अब यहाँ पश्चिम में क्या थी, बिस्के की खाड़ी। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना आपको, ये कौन सा है, बिस्के की खाड़ी। और उत्तर में भी एक सागर है। ठीक है, तो इन दोनों ओर से, यानी कि पश्चिमी भाग में क्या है, दोनों तरफ सागर होने की वजह से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, समुद्री जलवायु। तो अब आप देखो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, दक्षिण में और पश्चिम में, इस पूरे भाग में एक तरह से आप कह सकते हो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, समुद्री जलवायु। क्योंकि देखो भूमध्य सागर नीचे आ गया और दो सागर जो यहाँ पर है, बिस्के की खाड़ी और ये वाला, वो भी समुद्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने पहले ही बताया आपको, फ्रांस तीन और समुद्र से या तीन और जलीय राशि से घिरा हुआ है। तो ये दो भाग, यानी दक्षिण और पश्चिम जो पूरा भाग है वो किस प्रकार की जलवायु रखता है, समुद्री जलवायु रखता है। ठीक है, तो आपको ये ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, याद रह जाएगा। यह तटवर्ती जलवायु पेटी कई किलोमीटर लंबी। अब देखो यहाँ से अगर मैं मानूं उत्तर से लेके पूरा पश्चिम में और ये पूरा दक्षिण में, तो ये बहुत बड़ी लंबी तटीय सीमा हो जाती है और तटीय जलवायु पेटी हो जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, स्थल भाग की कितनी है, जलीय भाग की कितनी है, तट की कितनी है, वो सभी मैंने वीडियो में आपको पहले बता दिया है, आप उसको जरूर देख लें। आगे देखते हैं, फ्रांस के मध्यवर्ती पठारी भाग। अब देखो ये तो भाग हो गया इधर का, एक तो बचा है पूर्व का भाग और एक बचा है पठारी भाग जो मध्य भाग में पाया जाता है, पठारी भाग। ठीक है, पठारी भाग अपनों ने उसके अंतर्गत अध्ययन कर लिया था, किसके अंतर्गत, फ्रांस के भौतिक विभाजन, उसके अंतर्गत अध्ययन कर लिया था। तीन प्रकार बांटा गया है, वो सभी अपन
पढ़ चुके हैं। तो पठारी भाग कहाँ पर स्थित है? मुख्य रूप से फ्रांस के मध्यवर्त में। अब मध्यवर्त में जो पठारी भाग है वहां से पर्याप्त वर्षा कहाँ से मिलती है? पर्वतीय प्रभाव से होती है। देखो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये क्या है? अरावली, सॉरी राजस्थान का मैप है ये मान लो, और यहाँ से अरावली निकल रही है कुछ इसी प्रकार से। तो जो ये अरावली है, अगर यहाँ से देखें कि यहाँ पर कौन सा सागर आ जाता है? अरब सागर। और भारत के उस साइड पूर्व में क्या होती है? बंगाल की खाड़ी। दो प्रकार का मानसून होता है अपने यहाँ पर, अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो अरब सागर से जो पवने या जो बादल बन के निकलते हैं वो ऐसे होते हुए कहाँ निकल जाते हैं? आगे दिल्ली की ओर। क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि वो जो मानसून है अरब सागर का, उसके समानांतर श्रेणी कौन सी है? अरावली श्रेणी। अगर यह अरावली श्रेणी इस रूप में न होकर के इस रूप में होती, यानी कि इस दिशा में होती, तो यहाँ पर यानी कि इस पूरे भाग में बहुत तीव्र वर्षा होती। क्यों होती? क्योंकि बादल ज्यादा ऊंचाई पर ट्रैवल नहीं करते हैं। वो अगर उनको कोई अवरोधक, ये पहाड़ क्या होते हैं? अवरोधक। अवरोधक यानी कि किसी भी पहाड़ से जब बादल टकराता है तो बहुत तीव्र गर्जन के साथ वर्षा कर देता है। ठीक है, तो पर ये अपनी अरावली तो इसके समानांतर है, यानी कि इसके साथ साथ चल रही है, इसलिए कुछ कुछ इलाकों में बारिश करते हुए पूरा अरब सागर का मानसून कहाँ चला जाता है? दिल्ली और उत्तरी भारत की ओर चला जाता है। यहाँ पर नगण्य वर्षा होती है। जो बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है यहाँ से, फिर उस बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है अपने यहाँ पर, न कि अरब सागर से। तो इसी प्रकार जो मध्यवर्ती पठार है या ऊंचा भाग है, कहाँ का? फ्रांस का, तो वहीं पर बादलों के टकराने से पर्वतीय भाग होने की वजह से ही क्या होती है? वर्षा होती है। अब वर्षा की बात चली तो अभी अधिकांश वर्षा पश्चिमी भूमध्य सागर तट पर उत्पन्न शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होती है। देखो पश्चिमी और ये भूमध्य सागर यानी कि इस एरिया में यहीं पर चक्रवात भी आते हैं। क्यों आते हैं? उत्पन्न शीतोष्ण कटिबंधीय के चक्रवात उत्पन्न होते हैं कहाँ पर? सागरों में। कौन से? भूमध्य सागर में। इसी वजह से यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। जैसे केरल, तमिलनाडु वगैरह में बहुत वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो हिंद महासागर है उससे उत्पन्न चक्रवात उत्पन्न होते हैं। दो वायु राशियां आपस में टकराती है, उससे भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं। वो अगर आपके विश्व के अंतर्गत हुआ जलवायु तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये मुख्य फ्रांस की जलवायु के तथ्य थे। अब देखते हैं इनकी ऋतुएं कौन कौन सी होती है फ्रांस की। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रमुख ऋतुएं किसकी? फ्रांस की। किसकी ऋतुओं का अध्ययन कर रहे हैं? फ्रांस की। प्रमुख जो ऋतुएं दो हैं, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। उसमें पहला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी फ्रांस में तापमान समानांतर 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जो दक्षिणी फ्रांस है यानी कि कौन सा? मेडिटेरियन सी के पास वाला भाग। ठीक है, तो दक्षिणी फ्रांस में तापमान कैसा रहता है? सामान्यतः 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। किंतु उत्तरी फ्रांस में यह औसतन 10 से 15। देखो जो उत्तर में है वहां तो शीत का थोड़ा प्रभाव रहता ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो पछुआ पवने हैं वो वर्ष पर्यंत चलती रहती है यहाँ पर। किसके कारण? उत्तरी अटलांटिक महासागर के कारण यहाँ उत्तर में तो पवने चलती रहती है। अब देखो महासागर से कोई पवन जाएगी तो हमेशा अधिक ठंडी होती है। अब पवनों का भी अलग अलग वर्गीकरण है, गर्म पवने, ठंडी पवने, पछुआ पवने, व्यापारिक पवने। वो वाला चैप्टर अभी आपके इस चैप्टर में नहीं है, अगर हुआ तो हम उसका एक अलग वीडियो बना के प्रॉपर उसको भी मैं आपको समझा दूंगा। तो अब उत्तरी अटलांटिक महासागर से पवने चलती रहती, तो ये उत्तर का जो भाग है किसका? फ्रांस का, वो हमेशा कुछ ना कुछ शीत रूप में ही पाया जाता है। इसलिए देखो दक्षिणी फ्रांस का तो तापमान 15 से 25 है और उत्तर का 15 के नीचे है। ठीक है ना, समझ सकते हैं आप। इस समय उत्तरी अटलांटिक महासागर में किस समय? ग्रीष्म काल में। ये फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर यहाँ पूरा यूरोप आ जाता है। ठीक है, यूरोप का एक देश कौन सा है? फ्रांस। ठीक है, अब देखो इस समय कब? ग्रीष्म ऋतु में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये रहा उत्तरी अटलांटिक महासागर। यहाँ पूरा अटलांटिक महासागर जो किस आकृति का? एस आकृति का। ये भी आप याद रखें, एक
यही आया है तो एक और बता भी देता हूं, एम आकृति का कौन है? हिंद महासागर। कौन सा? एम आकृति का कौन है? हिंद महासागर। एस आकृति का कौन है? अटलांटिक महासागर। याद रखना जरूरी है, आईएमपी आ जाता है, कहीं ना कहीं पूछ लेता है। इस समय यानी कि ग्रीष्म काल में उत्तरी अटलांटिक महासागर में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। अब देखो, उच्च वायुदाब का केंद्र कहां बन रहा है? महासागर में। स्थल पे क्या होगा? गर्मी होगी। क्यों गर्मी होगी? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु की बात चल रही है। ठीक है, तो जब उत्तरी अटलांटिक महासागर में किसका? उच्च वायुदाब का केंद्र बन गया है, तो उच्च वायुदाब हमेशा हवा जो पवन होती है, प्रीवियस ईयर में आपको पढ़ाया है, मैंने समझाया भी है, बताया भी है, फिर बता देता हूं। पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। पवन कहां से कहां चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब तो हो गया, ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं, समझते हैं। अब मुझे ये बताओ कि वायुदाब व तापमान, वायुदाब और तापमान में क्या अंतर होता है? क्या दोनों का विपरीत संबंध है? क्या दोनों का समान संबंध है? क्या दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? तो मैं आपको बताता चलूं, जब वायुदाब अधिक होगा तो तापमान निम्न होगा, जब वायुदाब निम्न होगा तो तापमान उच्च होगा। यानी कि हम सीधा सा कह सकते हैं दोनों में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। देखो, तापमान अधिक होगा, सीधा सा उदाहरण आपको बताता हूं। तापमान अधिक है तो पवन या वायु जो है वो हल्की होके कहां उड़ जाएगी? ऊपर। तो वायुदाब का मतलब क्या होता है? आप इस शब्द को समझो। वायुदाब, जैसे कि मान लिया मैंने ये एक स्थल भाग है, ठीक है, इतना, ये कोई भी रोड है, कोई भी जमीन है, इसके ऊपर तापमान, अभी इस एरिया में तापमान अधिक है। अब तापमान अधिक है तो वहां पर जो वायु वो कहां हल्की होके कहां उड़ जाएगी? आसमान की ओर या ऊपर की ओर या शोभ मंडल में चली जाएगी। तो यहाँ जो वायु की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? कम, यानी कि इस पे भार कम पड़ जाएगा। अब जब तापमान अधिक होने की वजह से भार कम पड़ जाएगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? कम या निम्न हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसी के विपरीत अगर यहां पर तापमान कम है, तापमान कम है, जैसे कि अगर मैं तापमान ज्यादा वाले की बात करूं, जैसलमेर में तापमान अधिक होता है, तो वहां पर क्या होता है कि निम्न वायुदाब होता है। तापमान अधिक होने की वजह से वहां पर क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है। इसी के विपरीत में अगर आपसे बात करूं, माउंट आबू, आज भी अखबार में आया था, कितना डिग्री हो गया? बहुत नीचे चला गया उसका तापमान, माउंट आबू का। जानते हो माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। ठीक है, तो माउंट आबू की बात करूं तो उसका जो तापमान है वो निम्न है। क्यों निम्न है? क्योंकि वहां पर वायुदाब अधिक पाया जाता है। देखो, तापमान निम्न है तो वायु गर्म ठंडी होकर के नीचे बैठ जाती है, उसके विपरीत। पहले ऊपर उठ रही थी, अब नीचे बैठती। अब इसके ऊपर बाहर पड़ रहा है, किसके ऊपर? इस जमीन पर। तो वायु का दाब पड़ रहा है। दाब पड़ना यानी कि फोर्स पड़ना, वेट पड़ना। तो वायु का दाब अधिक हो जाता। कब? तापमान कम होने पर। तो ये सब सीधा सा बात है कि तापमान अधिक हो, तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो वायुदाब निम्न होगा। यानी कि पवनें चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, और वायुदाब और तापमान के बीच में विपरीत संबंध होता है। अब देखो, ये बात तो हो गई कि वायुदाब, पवनें किस दिशा में चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। अब मुझे देखो, आगे देखते हैं, समझ के समझना। देखो, उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात हो रही है। ये रहा उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो किस आकार का? एस। यहां पर हमारा फ्रांस आ जाता है, ठीक है, यूरोप का एक देश। अब कहां पर उच्च वायुदाब है? यहां पर। क्या? वायुदाब। अब उच्च वायुदाब यहां पर मान लीजिए कि निम्न वायुदाब है। ये स्थल भाग है, ये जलीय भाग है। अब देखो, उत्तरी अटलांटिक महासागर में उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। यहां पर उच्च वायुदाब क्षेत्र बन गया, मान लिया, जिससे पछुआ पवनें चक्रवात के साथ यूरोप में प्रवेश करती है और पर्याप्त वर्षा कराती है। अब उच्च वायुदाब से कहां चलेगी पवनें? निम्न वायुदाब की तरफ। अब तो यानी कि सागर से कहां चली पवनें? स्थल की ओर। महासागर या सागर से उठ के पवनें जब स्थल की ओर चलती है और बीच में कोई पर्वतीय भाग आ जाता है, अभी जो यहाँ से जो पवनें चल रही हैं वो कैसी हैं? ठंडी। क्यों ठंडी? क्योंकि वो एक तो जल लेके जा रही है, यानी कि उष्मा जल लेके जा रही है,
तो वो जल लेके जा करके यहाँ पर कोई भी पर्वतीय भाग बीच में आ जाता है, यहीं पर वर्षा कर देती है और फ्रांस में अधिक वर्षा इसी के कारण होती है। ठीक है, ग्रीष्म काल में। ठीक है, उन पवनों को क्या कहते हैं, ये नाम याद रखना, पछुआ पवने। पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम से आती है। ठीक है ना, पछुआ पवने कही जाती है। ठीक है, तो पछुआ पवने चक्रवातों के साथ जाती है और कहां पर टकरा जाती है, यूरोप से, और यूरोप के कई क्षेत्रों में वर्षा कराती है। ठीक है, पर्याप्त वर्षा कराती है। समझ गए, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चला, महासागरों में उच्च वायुदाब था और स्थल में निम्न वायुदाब था। उत्तरी फ्रांस में प्राय वर्ष भर पछुआ पवनों से वर्षा होती है, वो पहले समझा ही दिया मैंने आपको। वर्ष भर इस उत्तरी भाग में तो वर्षा होती रहती है, किस वजह से, पछुआ पवनों की वजह से। ठीक है, दक्षिणी फ्रांस में की अधिकांश वर्षा ऋतु में होती है। देखो, दक्षिणी फ्रांस में कब होती है वर्षा, वर्षा ऋतु में होती है, और ग्रीष्म ऋतु प्राय शुष्क रहती है। शुष्क मतलब नॉर्मल रहती है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है कि फ्रांस के दक्षिणी भाग में जो वर्षा होती है वो जो वर्षा ऋतु होती है उसी में होती है, पर उत्तरी भाग में तो क्या है कि वर्ष भर पछुआ पवनों की वजह से, अटलांटिक महासागरों से निकलने वाली धाराओं की वजह से, पवनों की वजह से क्या होती है, वर्ष भर वर्षा होती रहती है। तो ये कुछ लॉजिक था, इसको आप समझ के रखें, याद रखें। ये होता है ग्रीष्म ऋतु। आपका ग्रीष्म ऋतु समाप्त होता है, आप शीत ऋतु देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकेंड, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु देख लिया अपनों ने। शीत ऋतु, फ्रांस में शीत ऋतु का तापमान सामान्यतः 5 से -8 डिग्री तक रहता है। कितना रहता है, उसमें था 15 से 25 उत्तर में, दक्षिण में, फिर 10 से 15 कहाँ था, दक्षिण में। किसका, ग्रीष्म ऋतु का तापमान। अब पढ़ रहे हैं शीत ऋतु का तापमान। तो सामान्यतः फ्रांस में शीत ऋतु का तापमान कितना रहता है, 5 डिग्री से -8 डिग्री। इसी वजह से पाला व बर्फ कभी कभी गिरता रहता है। देखो, बहुत कम भी तापमान नहीं है, बहुत अधिक भी तापमान नहीं है, तो ज़्यादा कोई मतलब तापमान में हेरफेर नहीं है इनके। और ना कहीं कहीं तो ऐसे भी इलाके हैं जहाँ -40 डिग्री, -45 डिग्री, और प्लस में तो 60 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री तक भी पाया जाता है। तो कॉर्न वाला क्षेत्र में बर्फ का आवरण हमेशा बिछा रहता है। ये कॉर्न वाला एक क्षेत्र है, कहाँ का, फ्रांस का। यहाँ पर सर्वाधिक वर्ष भर बर्फ गिरती है, तो यहाँ पर बर्फ का आवरण हमेशा आपको देखने को मिलेगा। जैसे जम्मू कश्मीर आप चले जाओ तो बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है, कुल्लू मनाली चले जाओ बर्फ ही बर्फ देखने को मिलती है। भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार फ्रांस में भी एक जगह है कॉर्नवाला, इस क्षेत्र में भी बर्फ का आवरण सदैव रहता है। आगे देखते हैं, फ्रांस का भूमध्य सागरीय तट मुख्यतः रिवीरा। देखो, फ्रांस का भूमध्य सागर, देखो भूमध्य सागरीय तट बार बार आ रहा है, तो कहां पर है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, नीचे बताया दक्षिण में आपको मैंने। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय तट मुख्यतः रिवीरा इसका अपवाद है, यानी कि यहाँ पर बर्फ नहीं गिरती या बर्फ का आवरण जमा नहीं रहता, किसी न किसी वजह से, कोई पवनों की वजह से वहां पर तापमान बढ़ जाता है और बर्फ को पिघला देता है। तो हमेशा वर्ष भर वहां पर बर्फ जमी नहीं रहती है। आगे देखते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भयंकर विनाशकारी तूफान, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहां पर भयंकर विनाशकारी तूफान एक हवा है जिसका नाम क्या है, मिस्ट्रल। ये आपको नाम बहुत आईएमपी है, याद रखना जरूरी है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मोस्ट आईएमपी हो जाता है। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, मिस्ट्रल क्या है, तो आपको क्या लिखना है, मिस्ट्रल एक शीत ऋतु में चलने वाली पवन है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भयंकर विनाशकारी तूफान उत्पन्न कराती है। कहां पर चलती, तो फ्रांस में। कहां पर चलती, तो फ्रांस में। किस क्षेत्र में चलती, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलती है। क्या करती है, तो भयंकर विनाशकारी तूफान उत्पन्न करती है। शीत ऋतु में भी भूमध्य सागरीय प्रदेशों में लंबे समय तक आकाश स्पष्ट और सूर्य चमकता रहता है। देखो, शीत ऋतु में अब ठंड का माहौल रहता है, तो कभी कभी क्या होता है कि बादल बहुत हो जाते हैं, सूर्य दिखता नहीं है, इस वजह से तो ठंड होती। सूर्य अगर दिन भर दिखेगा तो ठंड होगी नहीं। ठीक है,
तो आकाश छुप जाता है तो ठंड बढ़ जाती है, आकाश खुला रहता है तो ठंड कम हो जाती है, धूप चाहिए, ठीक है। पर ऐसा शीत ऋतु में नहीं होता। वहां पर शीत ऋतु में क्या होता है कि आकाश स्पष्ट भी दिखाई देता कुछ महीनों तक और सूर्य चमकता भी है। इसी कारण इस क्षेत्र में क्या की जाती है, फलों की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। फलों की खेती के लिए शीत ऋतु में ही फल बोए जाते हैं। और इस तरह की जब जलवायु उत्पन्न हो जाती है कि आकाश साफ हो, सूर्य दिख रहा हो, ठंड भी हो, एकदम गर्मी भी नहीं जाता, एकदम ठंड भी नहीं जाता, उस समय फलों की खेती पर्याप्त मात्रा में और अच्छी मात्रा में की जा सकती है और वहां पर की जाती है। तो यह था आज का अपना टॉपिक, फ्रांस की जलवायु। फ्रांस के जलवायु से संबंधित हमने कुछ मुख्य मुख्य बातें देखी। उसके बाद देखा हमने ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, ये दो मुख्य ऋतुएं थी जो फ्रांस से संबंधित है। अगर इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आता है तो यही सब आप लिख सकते हैं और इसको अच्छे से याद करें। मैंने कुछ पेपर भी दिए थे आपको करने के लिए, क्वेश्चन आंसर दिए थे, उसके आंसर कुछ बच्चों ने दिए, कुछ बच्चों ने नहीं दिए। जिन बच्चों ने नहीं दिए वो जल्दी से जल्दी कर लें और मुझे सेंड करें। और आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह चैनल को प्यार देते रहें और आगे पढ़ते रहें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।